नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है कलवी। बात बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। लगभग 15 साल पहले मेरी नियुक्ति प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय इंटर कॉलेज में एक छोटे से कस्बे में हुई थी। रहने के लिए सरकारी आवास मिला था। खाना बनाने के लिए एक ब्राह्मण महाराजिन मिल गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पतिदेव भी हर शनिवार इतवार आ जाते। कुल मिलाकर जिंदगी बढ़िया कट रही थी। एक दिन मैं दोपहर को खाना खाने के लिए अपने आवास पे आई। महाराजिन थी नहीं, बल्कि उनकी एक सुंदर सी पोती खाना बनाने में तन्मयता के साथ जुटी पड़ी थी। वह युवती करीब 18 वर्ष की रही होगी। ऐसा सुंदर रूप कि मानो साक्षात माता अन्नपूर्णा खाना बना रही हो। मैंने पूछा, सीतू अम्मा कहाँ है? उसने कहा, दादी आई थी पर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बर्तन धोकर चली गई। मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। वह टेबल पर खाना लगाने लगी। मैं हाथ मुंह धोकर खाने बैठी। खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैंने उसकी तारीफ की। मैं मुस्कुराने लगी। मैंने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? हंसते हुए बोली, कलवी। मैंने कहा, धत पगली, ये भी कोई नाम होता है? असली नाम बता। उसने कहा, विशालाक्षी। ये तो बड़ा अच्छा नाम है, किसने रखा है? उसने कहा, माँ ने। कहती थी तेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, इसलिए तेरा नाम विशालाक्षी है। मैंने कहा, ओह। खाना खाकर मैं स्कूल के लिए निकल गई। वह भी अपना काम खत्म करके अपने घर चली गई। मैं सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी, जो मेरे बंगले के पीछे था। मैं उसके बारे में सोच रही थी, कितनी सुंदर है। पता नहीं क्यों उसके बारे में जानने की उत्सुकता हो रही थी। शाम को लौटी तो देखा वो चाय नाश्ता लेकर खड़ी थी। मैंने उससे कहा, तू तो बड़ी होशियार है। वह हंसने लगी, बोली, अपना काम समय से करना चाहिए, ये कर्तव्य होता है, और कर्तव्य परायण व्यक्ति को हर काम समय से करना चाहिए। बड़ी ज्ञानी है। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा पढ़ती हो कि नहीं? उसने कहा, नहीं, पिछले साल हाई स्कूल की परीक्षा दी थी, फर्स्ट डिवीज़न आया था। तब आगे क्यों नहीं पढ़ी? वो बोली, मन ही नहीं हुआ। मैंने कहा, ऐसा थोड़े ही होता है, मैं फीस माफ़ करा दूंगी, 11वीं में एडमिशन ले लो। कलवी ने कहा, नहीं दीदी जी, हम नहीं पढ़ना चाहते, आपको कभी बताएंगे। शाम को मैंने उससे कहा, तुम आज यहीं रुक जाओ, मैं ड्राइवर से तुम्हारे घर कहलवा दूंगी। मुझे उससे बातें करके अच्छा लग रहा था, अकेलापन भी नहीं लग रहा था। बड़ी अच्छी बातें करती थी कलवी। कलवी ने बताया, उसके माता पिता गुजर चुके हैं। बड़ा भाई है कल्लू और छोटा भाई भूषण। कल्लू ने ही उसका नाम कलवी रखा था, क्योंकि उसको सबको विशालाक्षी नाम बुलाने में बहुत मुश्किल होती थी। घर पर कल्लू की ही चलती है। दादी बच्चों से बहुत प्यार करती है। कलवी को घर से ज़्यादा निकलने नहीं देती है। वह बहुत सुंदर है ना, इसलिए उस पर ज़्यादा लोगों की दृष्टि ना पड़े, इसलिए उसे घर में रहना चाहिए। कल्लू की शादी के बाद उसकी शादी हो जाएगी, फिर वो अपने घर चली जाएगी। कल्लू की शादी तय है, पास के ही गांव में। उसने सब कुछ एक सांस में बता डाला। मैंने कहा, अच्छा। फिर उसने अपनी सहेलियों के बारे में बताया। उसने मेरे लिए आलू के पराठे बनाए, जो बहुत ही स्वादिष्ट थे। मैंने रात का खाना खा के स्कूल के कुछ जरूरी कामों को निपटाकर सोने के लिए गई। उसका बिस्तर बगल की चौकी पे लगा दिया। कलवी मुझे रात भर बातें करती रही। उसके धर्म कर्म पूजा पाठ का ज्ञान देखकर मैं चकित थी। इतनी सी लड़की, इतना ज्ञान, रामायण की चौपाइयों से लेकर शिव पुराण, दुर्गा सप्तशती, गीता आदि का। मैं आश्चर्यचकित थी। उससे कहा, तुम पढ़ाई शुरू कर दो, पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। उसने कहा, हमको नहीं पढ़ना। मैंने कहा, दादी मना करती है कि कर लो। उसने कहा, कोई नहीं, हमारा फैसला है, हमको पढ़ना ही नहीं है। मुझे उस पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि इतनी तेज दिमाग की लड़की है, पढ़ना क्यों नहीं चाहती। मैंने कहा, तुम कल अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लेकर आना, मैं तुम्हारा 11वीं में दाखिला करा दूंगी। वह नहीं मान रही थी। मेरे बहुत पूछने पे उसने उत्तर दिया, दीदी जी, हम जिनसे प्रेम करते हैं वो हाई स्कूल पास हैं। जब हमारी शादी होगी
तो जब हम ज़्यादा पढ़ लेंगे तो बेमेल शादी नहीं होगी। मैंने कहा, तुम पागल हो। बोली, पागल की बात क्या, आप जीजा जी से ज़्यादा पढ़ी हो कि कम? मैंने कहा, बराबर ही पढ़ी हूँ। वह बोली, इसी वजह से आप नहीं जानते, शादी में बराबरी जरूरी रहती है। मैंने कहा, तो तुम्हारा होने वाला पति करता क्या है? उसने कहा, दुकान पर काम करते हैं, 5,000 कमाते हैं। शादी के बाद हम लोग बम्बई चले जाएंगे। अच्छा, तुम बेवकूफ़ हो, पढ़ लिख के जीवन बना लो, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। और जिसने तुम्हें ये पट्टी पढ़ाई है, शादी के नाम पे मुंबई ले जाकर बेच बाच देगा। मैंने कुछ क्रोध में कहा। उसने कहा, हाय राम दीदी जी, शाहरुख से हम बचपन से प्यार करते हैं, और वो भी। मैंने कहा, शाहरुख? वह बोली, जी दीदी, बहुत अच्छा है। अब सन्नाटा सा हो गया। मैंने कहा, रात बहुत हो गई, अब सो जा। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। लड़की के भोलेपन पर तरस आ रहा था, जिसे कुछ देर पहले मैं बुद्धिमता की खदान समझ रही थी, वह अब मेरी मूर्ख समझ आ रही थी। अगले दिन मैंने देखा, कल भी मुझसे पहले ही उठकर नहा धोकर मेरे दिए हुए बैंगनी सूट पहनकर अभूतपूर्व सुंदरी लग रही थी। उसे देखकर अच्छा लगा। मैं नहा के तौलिया बाहर फैलाने लगी तो कल भी चिल्लाने लगी, अरे दीदी जी, आज बाल क्यों धो लिया? आज बृहस्पतिवार है, आज नहीं धोया जाता, नहीं तो धन संपत्ति खत्म हो जाती है। मैंने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं होता। वह बोली, होता है, बहुत कुछ होता है। बृहस्पति भगवान कहते हैं, दान पुण्य करो, भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो। उसने मुझे बृहस्पतिवार की कथा सुना दी, जो कभी बचपन में मैंने अपनी माँ से सुनी थी। किसने तुम्हें इतना ज्ञानी बनाया है? वह बोली, पिताजी पंडित थे ना, पूजा पाठ कराते थे। पीछे वाले मंदिर में, उसी के बगल वाली गली में फातिमा अम्मी जी रहती हैं। वहीं तो शाहरुख से मिली थी मैं बचपन में। फातिमा कौन? उसने कहा, उनकी अम्मी जी हैं। अच्छा सुनो, ये बातें अब ना करो। अभी तुमने कहा है ना, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। मैं तुम्हारा विवाह करूँगी। अपने बड़े बाबू हैं ना, मिश्रा जी, उन्हीं के बेटे से। सुना है उसकी अपनी किताब कॉपी की दुकान है, अच्छा कमाता है। तेरी शादी का पूरा खर्च मैं उठाऊंगी। अचानक वह मेरे पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी, नहीं दीदी जी, नहीं दीदी जी, ऐसा मत करना। मिश्रा का लड़का अच्छा नहीं है, दारू पीता है, नशा करता है। मैंने कहा, उठो उठो, मैं दूसरा लायक लड़का देखूंगी। वह रोने लगी, नहीं दीदी, हमको तो शाहरुख से ही शादी करनी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। इतनी ज्ञान वाली बातें तुम करती हो और ये बात समझ नहीं आती। समाज होता है और पता नहीं उसके घर वाले मानेंगे कि नहीं, ये सही नहीं है। उसने कहा, उसके घर में केवल उसकी अम्मी जी ही हैं और कोई नहीं। फिर शादी करके हमको यहाँ कहाँ रहना है, बम्बई चले जाएंगे। मैंने कहा, और तेरे घर में? दादी तैयार है, केवल डर कल्लू भैया का है। मैंने कहा, एक व्यक्ति का डर काफ़ी है, पागलपन छोड़ दे। प्यार बार कुछ नहीं होता, लड़के फुसलाकर गलत फ़ायदा उठाते हैं। नहीं दीदी जी, शाहरुख उनमें से नहीं है। आज तक उसने मेरी एक उंगली तक नहीं छुई है। वह बहुत अच्छा है। हाँ, ऐसे ही बेवकूफ़ बना जाते हैं तुम्हारे जैसी पगली लड़कियों को। उसके लिए मेरे दिल में बहुत लगाव हो गया था, जिसकी वजह से मैं उसकी ज़्यादा चिंता करने लगी थी। उसने मुझसे कहा, दीदी वह ऐसा नहीं है। मैंने कहा, जैसा भी हो, तुम अपनी पढ़ाई आगे करो और ये सब फालतू बातें छोड़ो, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। उसने मुझसे पूछा, दीदी जी, सब हीरो हीरोइन तो मुस्लिम हिंदू होकर शादी कर लेते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। आमिर खान को देखो, शाहरुख खान को देखो। मैंने कहा, उनकी बात अलग है, उनका समाज अलग है, वे बड़े लोग हैं, कुछ भी करें। उसने कहा, नहीं, उनके विचार अलग कैसे हैं। बस अब मैं उससे बहस नहीं करना चाहती थी। सोचा शाम को सीतो माँ से बात करूंगी। यह सोचकर मैंने कहा, शाम को अम्मा को भेज देना। शाम को सचमुच कल भी नहीं आई, सीतो माँ आई थी। मैंने उन्हें बुलाया और पूछा, क्या हुआ? कल भी गुस्सा गई क्या? क्यों नहीं आई? नहीं मैडम जी, वह क्यों गुस्सा होगी, आपने मुझे बुलाया था ना। मैंने कहा, हाँ, मेरी कुछ साड़ियाँ हैं, फॉल पीको ब्लाउज सिलवाना है, किसी अच्छे टेलर को दे देना।
मैंने कलवी की बात शुरू की। पूछा, आज मैंने कलवी को डांट दिया था, दुखी होगी? नहीं मैडम जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप उसकी शाहरुख से शादी करवाने को तैयार हैं क्या? उसने आपको भी बता दिया है? हे भगवान, वह पगली है मैडम जी। हम नहीं तैयार हैं, वो तो बिन माँ की बच्ची है, बस उसका मन रखने के लिए ऐसे ही कह दिए थे, इसलिए उसे घर से ज़्यादा निकलने नहीं देते। उसकी शादी तो कल्लू ही करवाएगा। लड़का भी देखा है पास के गांव में, लेकिन सीतो माँ, आपको उसे झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए। बच्चों का मन कोमल होता है। खैर, उसकी शादी का खर्चा मैं उठाऊंगी, बस अच्छे लड़के से शादी करवाना। सीतो माँ ने हामी भर दी। अगली सुबह कलवी मिठाई लेके मेरे पास आई। बोली, वे मोटरसाइकिल खरीद लिए हैं, ये प्रसाद है। मैंने कहा, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे सेकंड हैंड है दीदी जी, सेकंड हैंड, जानती हैं ना, पूरे 15,000 की है। 3 सालों से जुटा रहे थे। अब वह अम्मी जी को इलाज के लिए शहर ले जा पाएंगे। बहुत खुश थी। अंदर से मैं भी खुश थी कि कल्लू इसकी अच्छी शादी करवाएगा। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। उसके प्रति मेरा लगाव बढ़ता चला जा रहा था। उसका भला करने के लिए मैं सदैव तत्पर रहती। उसने मुझसे कहा कि वो कल परसों नहीं आएगी, सोमवार को आएगी। मैंने कहा, क्यों? तो बोली कि जीजा आएंगे ना, तब आपको डर नहीं लगेगा। मैंने कहा, कल की छुट्टी ली है, ये रात तक आएंगी। तुम कल आना, शाम का खाना बना देना, मैं तुम्हें तुम्हारे क्वार्टर तक छोड़ दूंगी। जी ठीक है, उसने कहा और मुस्कुरा दी। वह भी मुझे बहुत मानती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अगले दिन उसने मुझसे आत्मा परमात्मा के बारे में ज्ञान दिया कि सब एक होता है, सबकी आत्मा शुद्ध होती है, सब ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, आत्मा को कोई धर्म जाति नहीं होती। मुझे वह 18 वर्षीय लड़की किसी दार्शनिक से कम नहीं लग रही थी। उसने मेरे सिर पे खूब सारा तेल लगाया, मालिश की और बीच की मांग निकाल के, खूब लंबी निकाल के, रमजान की मंदिर का नारंगी सिंदूर लगा दिया और बोली, दीदी जी, जो स्त्री शनिवार को ऐसे सीता माता वाला सिंदूर लगाती है, उसका सुहाग अमर हो जाता है, पति की आयु बढ़ जाती है। मैंने कहा, अच्छा, और हंसने लगी। उसने कहा, हंसती क्यों हैं? सच्ची बात है, अगर बाल धुल ले तो इसका कोई प्रिय बिछड़ जाता है। मैंने कहा, अच्छा मेरी ज्ञानी पंडित, सोमवार से मैं बहुत व्यस्त हो जाऊंगी। स्कूल में बोर्ड परीक्षा के फॉर्म आने वाले हैं ना, बहुत से काम करने हैं। वह मुस्कुरा दी। तब आप हमसे बतिया नहीं पाएंगी। मैं भी मुस्कुरा दी। 8 बजे तक पतिदेव आ गए। मुझे देख के बोले, स्नेहा, ये कैसी शक्ल बना रखी हो? पक्की गांव वाली माता जी लग रही हो। और हंस पड़े। मैंने कहा, तुम्हारी लंबी आयु के लिए राम जानकी मंदिर का सिंदूर लगाया है। और हम दोनों खूब हंसने लगे। मैंने उन्हें कलवी के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम उसकी बातों से जरा दूर ही रहना। तुम्हारे ट्रांसफ़र का मैं पता कर रहा हूँ। मेरे ज़िले के एक स्कूल में जगह खाली है। ईश्वर चाहेगा तो हम जल्दी ही साथ में रहने लगेंगे। इतवार कब बीत गया पता ही नहीं चला। सोमवार की सुबह ये चले गए। मैं भी स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। स्कूल में आज ज़्यादा काम हो गया था। जिला विद्यालय निरीक्षक आ गए थे। समय भी ज़्यादा लग गया। मैं कुछ देर से घर पहुंची। ज्ञानी पंडित, आज किसी और से नहीं मिलूंगी, तुम गेट पे से मना ही कर देना। कलवी को प्यार से मैं ज्ञानी पंडित कहती थी। करीब 7 बजे डोरबेल बजी। मैंने कहा, ज्ञानी, स्कूल का चपरासी आया होगा, कागज लेके उससे मिलेने और दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना। वह एकदम से भागते हुए मेरे पास आई। बोली, दीदी जी, खिड़की से देखा है, वो आए हैं। मैंने कहा, कौन? बोली, शाहरुख। वो क्यों आया है? उसने कहा, हमें क्या पता। अच्छा, तो पूछ लो कि क्या काम है। मैं बहुत व्यस्त हूँ। अरे दीदी जी, हम अगर जाएंगे तो वे ये नहीं सोचेंगे कि हम जानबूझ के आ रहे हैं। आप ही जाओ ना, प्लीज़। अच्छा अच्छा। मैंने दरवाज़ा जैसे ही खोला, कितना सुंदर नवयुवक था। बिल्कुल सौम्य, सभ्य, आंखें बड़ी बड़ी किंतु शांत और गंभीर। उसने बड़े धीमे गंभीर स्वर में कहा, मैडम जी, आपके कपड़े अम्मी ने दिए हैं और 300 रुपये कुल सिलाई के हुए। मैं तो उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। कलवी की पसंद पर मुझे गर्व हो रहा था।
मैंने कहा, पंडित मेरा पर्स लेती आओ। वह नहीं आई। कई बार बुलाने पर भी मैं खुद ही गई तो देखा मेरे कमरे के दरवाजे के पीछे छुपी हुई है। पूछा, क्या हुआ? बोली, कुछ नहीं। यहाँ उनके सामने जाना ठीक नहीं। अभी आपका चपरासी आते होगा, देख लेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। मैंने कहा, इतना ज्ञान है तो पढ़ाई क्यों नहीं कर लेती? ये सब छोड़ दे। उसने आंखें झुका लीं। दिन बीतते गए, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। बस कल्वी के साथ मेरी आत्मीयता बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं ज़्यादा व्यस्त रहने लगी थी। बातें कम होती, लेकिन कुछ न कुछ धर्म कर्म की बातें रोज ही होती। मेरे ससुराल में शादी पड़ी थी। इनके मामा के बेटे की मैं 4-5 दिन के लिए ससुराल चली गई थी। लौटी तो पता चला फातिमा की ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो गई। सुनकर दुख मैं तेजी से बीतता जा रहा था। कल्वी अब थोड़ी गंभीर हो गई थी, कम बोलने लगी थी। एक दिन उससे मुझे कहा कि दीदी जी, कल्लू भैया की शादी की तारीख निकल गई है, 25 अक्टूबर को शादी होगी। मैंने कहा, तब तो मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन तेरी शादी कराने का पुण्य तो मैं ही करूँगी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, किससे? मैंने नज़रें चुराकर कहा, जिससे भी सीतू माँ कहे उससे। मन में सोचा, कल सीतू माँ कह रही थी कि कल्लू ने जिससे उसकी शादी तय की है उसे सरकारी नौकरी मिल गई है। उससे अच्छा लड़का कौन होगा? उसी की जाति का लड़का है। पगली झूठ में ही प्यार के चक्कर में पड़ी है। आज के ज़माने में 5,000 क्या होता है? मैं अपनी ओर से उसका भला सोच रही थी। कम से कम उस समय तक तो मैं यही समझ रही थी। अगले दिन सीतो माँ भी नहीं आई और कल्वी भी नहीं। चाय मैंने खुद बनाई। तभी स्कूल का चपरासी शाम आ गया। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, आज कल्वी नहीं आई? उसने कहा, आपको नहीं पता, शाहरुख का एक्सीडेंट हो गया। वह गुजर गया। गुजर गया? हे भगवान, कैसे? उसने बताया, बड़ा अच्छा लड़का था मैडम जी, एकदम हीरा। लेकिन पता चला कि शराब पी के बाइक चला रहा था। कब कौन बिगड़ जाए कोई नहीं कह सकता। अपने मोहल्ले के आदर्श लड़के का ये हाल हो गया। मैंने कहा, आज मुझे विद्यालय जाने में देर हो जाएगी, आप सीमा मैडम से कह दीजिएगा। मेरे कदम तुरंत कल्वी के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में सीतो माँ मिल गई, जो मेरे ही पास आ रही थी। मैंने उन्हें चाबी पकड़ा दी और तेजी से कल्वी के पास आने लगी। कल्वी मुझे देखते ही मुझसे लिपट कर रोने लगी। वह बहुत रो रही थी। मुझे भी रोना आ गया। मैं कहने लगी, दीदी जी, अब आप पुण्य नहीं कर पाएंगी, मेरा सब कुछ चला गया। मैंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। देखो, जो होना था हो गया। वो बिगड़ गया था, शराब पीने लगा था। तुम अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना। नहीं, उसे कल्लू भैया ने मेरा नाम लेके ज़बरदस्ती दवा वाली शराब पिला दी। भूषण बता रहा था, कल रात को मिश्रा की दुकान पे कल्लू भैया उसको बुलाए और उससे बोले कि अगर तुम कल्वी से सच्चा प्यार करते होंगे तो यह पी लोगे। और वह पी लिए। वह बहुत रो रही थी। आज मुझे शाहरुख के सच्चे प्यार का सबूत मिल गया। मैं हमेशा उसके प्रेम को संदेह की दृष्टि से देखती थी। मुझे भी रोना आ रहा था। उसकी बातें सुनकर शाहरुख के प्रति मेरी संवेदना बढ़ गई थी। उस रात मैं सोई नहीं, मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह करीब 6 बजे मैं लॉन में टहल रही थी। तभी श्याम ने जोर से चिल्लाते हुए गेट खोला। मैडम जी, जल्दी आइए। कल्वी भोर में मंदिर के पास वाले कुएं में कूद गई थी। अभी लोगों ने निकाला है। कुछ सांसें बची हुई हैं। चलिए। मैं पगला सी गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पलकें भीगने लगी। 5 मिनट में मैं मंदिर पहुंच गई। देखा, उसे जमीन पर लेटा दिया गया था। उसकी सांसें पूरी थम गई थी। चेहरा सफ़ेद पड़ा था। उस समय भी वह एक देवी जैसी लग रही थी। कल्लू कुछ ज़्यादा दहाड़े मार के रो रहा था, जिससे मुझे उस पर शक हो रहा था कि कहीं इसी ने तो धकेल नहीं दिया, क्योंकि कल्वी ऐसी बिल्कुल नहीं थी जो परिस्थितियों से हार मान ले। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था और बहुत जोर जोर से रोने का मन हो रहा था। मैं रोई जा रही थी, पर धीरे धीरे मैं वापस लौटने लगी। कुछ देर में वहाँ पुलिस भी आने लगी थी।
मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे कानों में कह रहा है कि दीदी जी, अब तुम्हारे पुण्य का क्या होगा, अब तुम पुण्य नहीं कर पाओगे। गेट पर पहुंचते मैं जोर जोर से रोने लगी, कलवी कलवी कलवी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर एक कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।